नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने एप्लीकेशन लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि एकाधिकार क्या होता है, देय अधिकार क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, अल्पाधिकार क्या होता है। इन सारे टर्म को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब उसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लगान क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं या इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक प्रश्न 100% दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लगान क्या होता है और इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग दो सिद्धांत देखने वाले हैं। एक तो रिकार्डो साहब के लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत देखने वाले हैं और दूसरा देखने वाले हैं कि लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो इन दो बातों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि लगान क्या होता है। तो भाई छोटी सी बात है कि लगान क्या होता है। तो लगान से आशय अगर जो सामान्य भाषा में हम आपसे कहें कि लगान क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि सर देखिए, अगर जो भूमि किसी और का है और उत्पादन किसी और के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, अर्थात भूमि का स्वामी कोई और है लेकिन उस भूमि पे उत्पादन कोई और कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में भूमि स्वामी को जो उत्पादक होता है ना, वो कुछ न कुछ मूल्य अदा करता है और इस मूल्य अदा करने को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? लगान बोलते हैं। जो मूल्य वो अदा करता है उसे ही लगान बोलते हैं। जैसा कि प्राचीन काल में आप लोगों ने दोस्तों, आपको पता होगा 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी अभी भी कुछ कुछ जगहों पे विद्यमान है दोस्तों कि जमींदारी प्रथा पहले हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे जमींदार ऐसे थे कि जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि हुआ करता था। उनके पास भूमि बड़ी मात्रा में हुआ करता था और उनके लिए ये संभव नहीं था कि वो सारे भूमि पे उत्पादन कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे कृषक होते थे या जिनके पास भूमि नहीं होता था, वो जमींदारों के पास जाते थे और कहते थे कि हमको क्या करने दीजिए, हमको अपने भूमि पे आप उत्पादन करने दीजिए या कृषि करने दीजिए। तो ऐसी स्थिति में जो जमींदार होता था वो उनको भूमि का कुछ भाग दे देता था कि ठीक है, जाओ कृषि करो। और जब एक कृषक जो था उत्पादन करता था उस भूमि पे और उत्पादन के परिणाम स्वरूप जब उसको आय प्राप्त होता है तो उस आय में से कुछ भाग वो क्या देता था? कुछ भाग वो किसको देता था? जमींदार को देता था। ठीक है, कुछ मूल्य वो किसको देता था? जमींदार को देता था। उससे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? लगान बोलते हैं। ठीक है, तो एक लाइन की बात है भाई कि लगान से आशय यह है कि भूस्वामी को भूमि के प्रयोग के बदले जो उत्पादक मूल्य देता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं। ठीक है, आसान भाषा में अगर जो हम बात करें। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग एक एक टर्म को क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो लगान शब्द का प्रयोग मुख्यतः भूमि के उपयोग के लिए दिए गए प्रतिफल के लिए किया जाता है। मतलब जब आप किसी और के भूमि का प्रयोग करते हैं तो उस भूमि के बदले आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा क्योंकि आप उस भूमि के स्वामी नहीं है। ठीक है, तो लगान शब्द का प्रयोग मुख्यतः भूमि के उपयोग के लिए दिए गए प्रतिफल के लिए किया जाता है जो भूमि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा भूस्वामी को दिया जाता है। ठीक है, भूस्वामी को दिया जाता है मतलब भूस्वामी कोई और है, मालिक कोई और है, भूमि का उत्पादन कोई और कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो उत्पादक होता है वो अपनी आय का कुछ भाग भूस्वामी को देता है, उसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि अगर जो कोई आप दुकान ले रहे हैं, ठीक है, दुकान ले रहे हैं वो आपके भूमि में नहीं है। अगर जो कोई आप मकान ले रहे हैं, अगर जो कोई आप खान ले रहे हैं या कोई आप अगर जो भूमि ले रहे हैं, तो इन सभी चीजों के प्रयोग के बदले जो मूल्य आप देते हैं उसे ही दोस्तों क्या बोला जाता है? लगान बोला जाता है। लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अर्थशास्त्र में लगान से अभिप्राय भूमि के प्रयोग से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो जनरल भाषा में हो गया कि लगान क्या होता है। तो अगर जो आप मान लीजिए कि कोई दुकान करते हैं तो दुकान के बदले कुछ किराया देते हैं ना, जो दुकान का जो उस मकान का मालिक होता है या जो उस दुकान का मालिक होता है वो क्या करता है दोस्तों? मतलब जिस भवन में वो दुकान बना रहता है उसका जो मालिक होता है उसको आप क्या करते हैं? कुछ किराया देते हैं। या अगर जो आप कोई मकान लेते हैं, किराए पे रहते हैं, या आप कोई भूमि लेते हैं उत्पादन
क्रिया को संपन्न कराने के लिए, तो इसके रूप में आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, मूल्य देना पड़ता है, यही लगान है। लेकिन अर्थशास्त्र की बात करें दोस्तों, तो अर्थशास्त्र में लगान से अभिप्राय भूमि के प्रयोग से प्राप्त होता है, कि अगर जो आप किसी और के भूमि को प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ मूल्य आपको भूस्वामी को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, पर लगान की परिभाषा को देखने वाले हैं। ठीक है, कि लगान की परिभाषा क्या है, और यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों रिकार्डो जो है ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं लगान के संदर्भ में। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लगान जो है भूमि के उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के लिए भूस्वामी को दिया जाता है। ठीक है, रिकार्डो साहब ये कहते हैं कि लगान जो है वो भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के लिए भूस्वामी को दिया जाता है। मतलब ये कहते हैं कि भूमि क्या होता है, एक तरीके से नष्ट नहीं होता है। ठीक है, भूमि का कार्य क्या होता है, भूमि का कार्य उत्पादन करना होता है, और इसी कारण से क्या होता है दोस्तों कि भूस्वामी को लाभ की प्राप्ति होती है। तो लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के लिए भूस्वामी को दिया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार आप देख सकते हैं कि भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए भूमि की उपज में से जो भाग भूस्वामी को दिया जाता है वही लगान है। ठीक है, तो अगर जो आप किसी भूस्वामी के भूमि पे क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उस भूमि के और उस उत्पादन के बदले आप क्या करेंगे, उसको जो मूल्य देंगे उसे ही दोस्तों लगान कहा जाता है। ये बात किसका कहना है, रिकार्डो साहब का कहना है। अब आइए एक परिभाषा और देख लेते हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का। ठीक है, तो लगान के संबंध में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन क्या कहती हैं, तो इनका ये कहना है कि किसी साधन का लगान उस साधन की, ठीक है, किसी साधन का लगान उस साधन की उस बचत को कहते हैं जो उसे काम पर लगाए रखने के लिए दी जाने वाली कम से कम रकम से अधिक होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी देखा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा को भी आपको याद रखना है कि ये क्या कहती हैं कि किसी साधन का लगान उस साधन की उस बचत को कहते हैं जो उसे काम पर लगाए रखने के लिए दी जाने वाली काम से कम रकम से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, छोटी सी बात है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि लगान के प्रकार क्या होते हैं, मतलब लगान कितने प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, लगान को बेसिकली 5 भागों में बांटा गया है। आर्थिक लगान, ठीक है, कुल लगान, दुर्लभता का लगान, भेदात्मक लगान और स्थिति लगान। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो लगान के कितने प्रकार हैं दोस्तों, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लगान को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला आर्थिक लगान, दूसरा कुल लगान, तीसरा दुर्लभता लगान, चौथा भेदात्मक लगान और 5वां स्थिति लगान। ठीक है, ये भेदात्मक लगान की बात रिकार्डो साहब कहते हैं। अभी जब आगे हम लोग रिकार्डो साहब की थियरी पढ़ा जाएगा तो वहां पे इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं लगान के प्रकार को कि आर्थिक लगान से आखिरकार क्या आशय है। ठीक है, आर्थिक लगान क्या होता है, देखिए, केवल भूमि के प्रयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान आर्थिक लगान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक एक छोटा छोटा टर्म है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक लगान में क्या प्रयोग किया जाता है, केवल भूमि का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। बात को ध्यान से समझिएगा कि केवल भूमि के प्रयोग के लिए किए जाने वाला भुगतान जो है वो आर्थिक लगान कहलाता है। मतलब केवल आप भूमि का प्रयोग कर रहे हैं और उसके प्रतिफल के रूप में जो आप मूल्य दे रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा, लगान बोला जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग आर्थिक लगान के लिए ही किया जाता है। रिकार्डो तथा दूसरे परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक लगान वह लगान है जो केवल भूमि की सेवाओं के लिए प्राप्त होता है। तो दोस्तों एक लाइन की बात है, आपको याद रखना है कि आर्थिक लगान से आशय क्या है। आर्थिक लगान से आशय ये है कि यह केवल भूमि के प्रयोग के बदले दिए जाने वाले लगान को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक लगान बोलते हैं। मतलब आर्थिक लगान में हम क्या शामिल करते हैं, केवल भूमि के प्रयोग को शामिल करते हैं।
आर्थिक लगान को आधिक्य भी कहा जाता है क्योंकि वह भूस्वामी की तरफ से बिना कोई प्रयत्न किए प्राप्त होता है। ठीक है, तो आर्थिक लगान को क्या कहा जाता है दोस्तों? आधिक्य भी कहा जाता है क्योंकि जो भूस्वामी होता है ना, उस भूमि पे वो कोई उत्पादन नहीं करता है, बस वो भूमि किसी दूसरे को दे देता है और किसी दूसरे को वो भूमि दे दिया, दूसरे ने उत्पादन किया और उसी उत्पादन के बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों कि कुछ मूल्य भूस्वामी को दे दिया। तो क्या हो गया कि भूस्वामी जो है कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, भूस्वामी बस इसलिए लाभ कमा रहा है ताकि उसके पास क्या है? भूमि है। तो ये तो हो गया दोस्तों आर्थिक लगान। तो याद रखिएगा कि आर्थिक लगान से आशय ये है कि केवल भूमि के प्रयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान जो होता है वो आर्थिक लगान होता है। केवल भूमि की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कुल लगान से आशय क्या है? अब देखिए दूसरा जो प्रकार है लगान का वो है कुल लगान। तो कुल लगान वह लगान होता है जो भूमि की सेवाओं तथा उस पर लगाई गई पूंजी के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखना है कि कुल लगान क्या होता है? तो कुल लगान वह लगान है जो भूमि की सेवाओं तथा उस पर लगाई गई पूंजी के लिए दिया जाता है। मतलब अब कुल लगान में हम किसको शामिल कर रहे हैं? सेवा को शामिल कर रहे हैं और प्लस किसको शामिल कर रहे हैं? पूंजी को शामिल कर रहे हैं। वहां पे क्या कर रहे थे? केवल पूंजी को शामिल, केवल वहां पे हम भूमि को शामिल कर रहे थे और यहाँ पे सेवा और पूंजी को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, कुल लगान में तत्व शामिल होते हैं। तो देखिए दोस्तों आर्थिक लगान, ठीक है, तो यह केवल भूमि के प्रयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान है। अभी हम लोगों ने आर्थिक लगान को देखा ना, तो आर्थिक लगान के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि यह केवल भूमि के प्रयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान है और कुल लगान में हम आर्थिक लगान को भी शामिल करते हैं, अर्थात भूमि के साथ साथ सेवा और पूंजी को भी शामिल करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए भूमि की उन्नति के लिए अर्थात भूमि के निकट कुआं खुदवाने, झोपड़ी बनवाने, नालियां बनवाने आदि पर जो धन व्यय किया जाता है उसका ब्याज कुल लगान में शामिल होता है। ठीक है, तो कुल लगान में दोस्तों अगर जो आप कोई कुआं खुदवा रहे हैं या कोई झोपड़ी बनवा रहे हैं, नालियां बनवा रहे हैं इत्यादि पे जो आपके द्वारा पूंजी लगाई जाती है, जो धन व्यय किए जाते हैं, ठीक है, उसका ब्याज हम कुल लगान के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो कुल लगान समझ में आया कि नहीं आया? कुल लगान से आशय ये है कि जब आप क्या करिए कि आप जो पूंजी खर्च कर रहे हैं उसको आर्थिक लगान के साथ साथ पूंजी और सेवाओं को भी कुल लगान में शामिल करेंगे। भूमि के सुधार के लिए धन व्यय करके जोखिम उठाता है। इस जोखिम का पुरस्कार भी कुल लगान में क्या करते हैं दोस्तों? शामिल किया जाता है। ठीक है, अब अगला है दोस्तों लगान का जो तीसरा जो प्रकार है वो है दुर्लभता लगान। ठीक है, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार लगान के उत्पन्न होने का मुख्य कारण भूमि की दुर्लभ होना है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा दोस्तों कि दुर्लभता लगान से आशय क्या है कि ये कहते हैं भैया माल्थस साहब ये कहते हैं कि जो लगान उत्पन्न होता है वो क्यों उत्पन्न होता है? वो इसलिए उत्पन्न होता है कि भूमि जो है वो दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब सबके पास नहीं है। ठीक है, तो इस भूमि की दुर्लभता के कारण जो पैसा जो मूल्य उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? लगान बोलेंगे। अर्थात भूमि की पूर्ति का मांग से कम होना है। ठीक है, भूमि की पूर्ति मतलब सबको भूमि प्राप्त नहीं हो सकती, जितनी मांग है उससे कम दोस्तों भूमि की पूर्ति है। समरूप भूमि की दुर्लभता के कारण जो लगान देना पड़ता है उसे ही दुर्लभता का लगान बोलते हैं। तो एक लाइन की बात है कि दुर्लभता का लगान से ऐसे क्या है, तो मार्शल साहब ये कहते हैं कि भूमि जो है वो दुर्लभ है, मतलब सबके पास भूमि नहीं है, भूमि की जितनी मांग है लोगों में उतनी भूमि उपलब्ध नहीं है और इसी कारण से भूमि जो होता है वो क्या देता है? लगान देता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। भेदात्मक लगान क्या होता है? तो अब दोस्तों रिकार्डो साहब बात करते हैं भेदात्मक लगान की। अभी रिकार्डो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो रिकार्डो के अनुसार भूमि का उपजाऊ शक्ति में अंतर पाए जाने के फलस्वरूप लगान उत्पन्न होता है। तो देखिए दोस्तों रिकार्डो साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, रिकार्डो साहब ये कहते हैं कि भूमि जो होती है ना उसकी उपजाऊ क्षमता अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग भूमियों की उपजाऊ क्षमता अलग अलग होती है। कुछ भूमि ज्यादा उर्वरक होता है तो वह ज्यादा लगान देता है क्योंकि उत्पादन वहां ज्यादा होता है,
और कुछ भूमि कम उर्वरक होता है तो वो कम लगान देता है क्योंकि वहां पे कम उत्पादन होता है। ठीक है, तो लगान जो है वो क्या है, भेदात्मक लगान है। ये किसने कहा था, रिकार्डो साहब ने कहा था। और भेदात्मक लगान से आशय क्या है रिकार्डो साहब के शब्दों में, कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि जितना उर्वरक होगा वो उतना ही ज्यादा लगान देगा, और जो भूमि कम उर्वरक होगा वो कम लगान देगा। ठीक है, तो प्रत्येक देश में कई प्रकार की भूमि पाई जाती है। कुछ भूमि अधिक उपजाऊ होते हैं तथा कुछ भूमि कम उपजाऊ होते हैं। जब कम उपजाऊ भूमि पर खेती करनी पड़ती है तो अधिक उपजाऊ भूमि के स्वामी को अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि भेदात्मक लगान से आशय क्या है कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। ठीक है, अब जो भूमि जितना उपजाऊ है उस पर ज्यादा लगान प्राप्त होगा, जो भूमि कम उपजाऊ है उस पर कम लगान प्राप्त होगा। ठीक है, अगला, यह आधिक्य अर्थात जो सरप्लस होता है जो भूमि की उपजाऊ शक्ति में भेद पाए जाने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो भेदात्मक आधिक्य है या जो ये आधिक्य है वो क्यों प्राप्त होता है, कि वही फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो भूमि ज्यादा उर्वरक है वो ज्यादा लगान देगी, जो कम है वो कम देगी। तो ये भेद इस कारण से पाया जाता है क्योंकि भूमि की उर्वरा क्षमता में क्या होती है दोस्तों, भिन्नता होती है। इस प्रकार का भेदात्मक लगान विस्तृत खेती में उत्पन्न होता है। विस्तृत खेती मतलब जहाँ पे बड़ी मात्रा में खेती किया जाता हो। ठीक है, तो इतनी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। अगला है दोस्तों स्थिति लगान। ठीक है, तो लगान का जो लास्ट प्रकार है वो है स्थिति लगान। तो भूमि की स्थिति में अंतर पाए जाने के कारण जो लगान पाया जाता है उसे स्थिति लगान बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए कि स्थिति लगान का क्या है, कि भूमि की स्थिति में अंतर पाया जा रहा है, मतलब जो भूमि है वो अलग अलग स्थिति में विद्यमान है, और इस अलग अलग स्थिति में विद्यमान होने के कारण जो लगान पाया जाता है उसे ही स्थिति लगान कहते हैं। जो भूमि मंडी या शहरों के अधिक समीप होती है उस पर शहर से दूर स्थित भूमि की अपेक्षा अधिक लगान प्राप्त होता है। तो दोस्तों स्थिति लगान के अंतर्गत ये कहना है कि जो भूमि शहर के नजदीक है या शहर में है वहां पे लगान ज्यादा पाया जाएगा क्योंकि वहां पे उत्पादन का स्तर ज्यादा होगा, और जो भूमि गांवों में है या जो भूमि ऐसी जगहों पे है जो शहर से बहुत दूर है वहां पे कम लगान पाया जाएगा क्योंकि वहां पे जो उत्पादन की मात्रा होगी वो कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि बहुत दूर से शहरों में वस्तुओं को लाने में परिवहन लागत लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो किसान होता है या जो उत्पादक होता है वो डिमोटिवेट होता है, वो उत्पादन नहीं करता है। लेकिन अगर जो शहर के पास ही भूमि होगा तो वहां पे उत्पादन होगा और उस उत्पादन को आप मार्केट में इजीली बेच सकते हैं और उससे बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण भी लगान में विभिन्नता पाई जाती है। इसका एक कारण है कि शहर का मंडी के अधिक समीप होने के कारण उस भूमि के उपज को कम खर्च में मंडी में पहुंचाया जा सकता है। यही तो मैं बात बता रहा हूँ। इस प्रकार यातायात खर्च की बचत हो जाती है। और दूसरा कारण ये होता है कि मंडी से वस्तु की कीमत गांव से अधिक भी प्राप्त हो जाती है। तो इस कारण से जो शहर के पास की जमीन होती है वो ज्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हैं उपजाऊ, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। ठीक है, आगे मूव करेंगे कि लगान के सिद्धांत। अब लगान के दो सिद्धांत दोस्तों आपको बेसिकली पढ़ने हैं। एक रिकार्डो साहब के लगान सिद्धांत को जिसे प्रतिष्ठित लगान का सिद्धांत बोलते हैं, और दूसरा दोस्तों लगान के आधुनिक सिद्धांत को। ठीक है, चलिए, तो जो ये रिकार्डो साहब का लगान है ना, ये कहता है कि जो लगान प्राप्त होता है ये केवल भूमि के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो आधुनिक है ना, ये भूमि को, ठीक है, साथ ही साथ श्रम को, साथ ही साथ पूंजी को, ठीक है, इन चीजों को ये शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए आप इन सारी बातों को देखते हैं। तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक किसने लिखा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये पुस्तक किसने लिखा, तो ये डेविड रिकार्डो साहब ने लिखा, और इसी में दोस्तों इन्होंने लगान को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में सबसे पहले लगान के संबंध में एक व्यवस्थित सिद्धांत दिया। रिकार्डो से पहले फिजियोक्रेटस तथा एडम स्मिथ लगान को प्रकृति की उदारता का कारण मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो लगान का सिद्धांत दिया था रिकार्डो साहब ने,
इससे पहले भी दो अर्थशास्त्री आते हैं जो लगान के बारे में बताते हैं। वो कौन कौन है? फिजियोक्रेटस है और दूसरे हैं एडम स्मिथ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा। लेकिन जो फिजियोक्रेटस है और जो एडम स्मिथ हैं, ये कहते हैं कि जो लगान है ना, वो प्रकृति की उदारता के कारण प्राप्त होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है कि ये बताइए कि किसने कहा कि लगान प्रकृति की उदारता के कारण प्राप्त होता है? तो फिजियोक्रेटस और एडम स्मिथ साहब ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे कि रिकार्डो साहब क्या कहते हैं। तो रिकार्डो साहब ये कहते हैं कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के लिए भूस्वामी को दिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए भूमि की उपज में से जो भाग भूमि के स्वामी को दिया जाता है वह लगान है। ठीक है, तो रिकार्डो साहब अपने लगान सिद्धांत में क्या कहते हैं कि जो लगान है वो भूमि के मौलिक व अविनाशी शक्तियों के लिए भूस्वामी को दिया जाता है। ठीक है, और भूस्वामी को दिया जाता है और मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए भूमि के उपज में से ही जो भाग भूस्वामी को प्राप्त होता है उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? लगान बोलते हैं। ठीक है, छोटी सी बात। उनके अनुसार भूमि पर खेती करने के लिए जितना श्रम लगाया जाता है, प्रकृति के सहयोग के फलस्वरूप उत्पादन उससे कई गुना अधिक हो जाता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि रिकार्डो साहब ये कहते हैं कि भूमि की खेती करने के लिए जितना श्रम लगाया जाता है, प्रकृति उसका सहयोग करती है और प्रकृति के सहयोग के फलस्वरूप उत्पादन उससे क्या होता है? कई गुना वृद्धि हो जाता है। यह अधिक उत्पादन शुद्ध उत्पादन अथवा लगान कहलाता है। तो जब ये उत्पादन में वृद्धि होती है, इसे ही हम शुद्ध उत्पादन या लगान कहते हैं। ठीक है, चलिए। परंतु रिकार्डो के अनुसार, अब ध्यान से देखिएगा, परंतु रिकार्डो के अनुसार लगान जो है प्रकृति की कंजूसी का परिणाम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है कि ये बताइए कि किसने कहा कि लगान प्रकृति की कंजूसी का परिणाम है? तो रिकार्डो साहब ने कहा। परंपरावादी अर्थशास्त्री जेम्स एडरसन ने रिकार्डो से पहले यह विचार प्रकट किया कि लगान इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है। तो दोस्तों जो बात ये कहते हैं पहले एंडरसन साहब ने कह दिया। कृषि उपज या उत्पादकता बढ़ाने के लिए जब विस्तृत खेती की जाती है तो घटिया किस्म की भूमि पर भी खेती करनी पड़ती है। इसके फलस्वरूप अपेक्षाकृत बढ़िया भूमि पर खेती करने से जो अधिक उपज उत्पन्न होता है वह लगान होता है। ठीक है, तो इन लोगों का दोस्तों क्या कहना है कि खेती दोनों जगहों पे की जाती है। घटिया भूमि पे भी की जाती है, मतलब जो भूमि कम उत्पादक होते हैं उस पे भी खेती की जाती है, और जो भूमि ज्यादा उत्पादक है उस पे भी खेती की जाती है, और दोनों के बीच क्या होता है दोस्तों? लगान में भिन्नता होती है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों। अब माल्थस देख लीजिए, थोड़ा सा माल्थस का भी प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे देखना जरूरी है। माल्थस के अनुसार भूमि के एक निश्चित क्षेत्र पर गहन खेती करके उपज बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, माल्थस आप इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है कि किसने कहा कि भूमि पे गहन खेती करनी है? गहन खेती मतलब क्या? गहन खेती से ऐसे क्या है कि भूमि का लैंड तो छोटा ही रहेगा, लेकिन इसमें वैज्ञानिक तरीके पे आप कृषि करिए, टेक्नोलॉजी बढ़ाइए, इस पे टेक्नोलॉजी बढ़ा के कृषि करिए, अच्छे किस्म के बीज यहाँ पे करिए, एक से ज्यादा फसल एक ही बार बो दीजिए। ठीक है, तो माल्थस के अनुसार भूमि के एक निश्चित क्षेत्र पर गहन खेती करके उपज बढ़ाई जा सकती है, परंतु घटते प्रतिफल के नियम के अनुसार जैसे जैसे श्रम तथा पूंजी की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, सीमांत उत्पादकता कम होती जाएगी तथा पहले वाली इकाइयों से सीमांत इकाई की अपेक्षा जो अधिक उपज होगी वह लगान कहलाएगी। तो दोस्तों देखिए, ये कहते हैं कि कृषि में घटते प्रतिफल नियम क्रियाशील होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि प्रारंभ में जैसे जैसे आप भूमि पे श्रमिकों की और पूंजी की संख्या बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन एक बिंदु पर जाने के बाद उत्पादन की उत्पादकता की एक सीमा होती है, उत्पादकता की एक क्षमता होती है। जैसे 2 हेक्टेयर पे आप 50 क्विंटल उत्पादन नहीं कर सकते हैं, 2 हेक्टेयर पे आप 50 क्विंटल उत्पादन नहीं कर सकते, बहुत कर सकते हैं तो
2 क्विंटल, 3 क्विंटल। तो इनका ये कहना है कि श्रम बढ़ाने से प्रारंभ में क्या होता है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि आती है। पूंजी बढ़ाने से प्रथम अवस्था में उत्पादन बढ़ता है, लेकिन एक स्तर के बाद उत्पादन बढ़ना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर भी आप श्रम की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, पूंजी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, तो फिर आपको क्या होगा, आपको हानि की प्राप्ति होगी। रिकार्डो ने अपने लगान के सिद्धांत में एंडरसन तथा माल्थस दोनों के विचारों का समन्वय किया। तो ये जो दोनों बातें एंडरसन और माल्थस कहते हैं, इन दोनों की बातों को अनुसरण किया दोस्तों किसने, रिकार्डो साहब ने। ठीक है, अब देखिए रिकार्डो के लगान सिद्धांत की हम लोग मान्यताओं को देखेंगे। ठीक है, तो रिकार्डो साहब की पहली मान्यता है कि भूमि की उर्वरता में अंतर होता है। ठीक है, वही मैं जो बार बार बता रहा हूँ। कुछ भूमि बढ़िया अर्थात उपजाऊ होती है, परंतु कुछ भूमि क्या होती है, घटिया और कम उपजाऊ होती है। और इन्हीं जो बढ़िया जो उर्वरक भूमि ज्यादा होता है वो ज्यादा लगान देता है, जो कम उर्वरक भूमि होता है वो कम लगान देता है। ठीक है, समस्त अर्थव्यवस्था के लिए भूमि की पूर्ति स्थिर होती है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बनता है कि रिकार्डो साहब ये कहते हैं कि जो भूमि की मात्रा है वो स्थिर है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। और रिकार्डो साहब ये भविष्यवाणी भी करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रिकार्डो साहब भविष्यवाणी करते हैं कि एक समय अर्थव्यवस्था में ऐसा आएगा जब अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी, क्योंकि उत्पादन करने के लिए या कृषि योग्य कोई भूमि बचेगी ही नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रिकार्डो साहब ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था एक समय स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में भूमि करने योग्य कृषि बचेगी ही नहीं, अर्थात भूमि को इन्होंने क्या माना है, स्थिर माना है। ठीक है, तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहला, भूमि की उर्वरकता क्षमता में भिन्नता होती है और इसी भिन्नता के कारण लगान में भी भिन्नता होती है। और दूसरा कि इन्होंने कहा कि जो क्या बोलते हैं दोस्तों, जो भूमि है वो स्थिर है। ठीक है, आगे, भूमि का केवल एक ही उपयोग होता है, अर्थात उस पर आप खेती करिए। रिकार्डो साहब कहते हैं कि भूमि का उपयोग होता है कि खेती के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं। खेती के अलावा भूमि के वैकल्पिक उपयोग नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये पूछता है प्रश्न कि ये बताइए कि भूमि की हस्तांतरण आय को रिकार्डो साहब ने क्या माना, तो भैया शून्य माना। क्यों शून्य माना, क्योंकि भूमि का प्रयोग जो होता है वो केवल और केवल कृषि के लिए होता है और अन्य किसी कार्यों के लिए नहीं होता है। ठीक है, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, इसलिए सारे बाजार में एक प्रकार का कृषि उत्पादन एक ही कीमत पर बिकता है। ठीक है, तो रिकार्डो साहब का ये कहना है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब क्या, जहाँ पे समरूप वस्तुएं होंगी तो जाहिर सी बात है कि क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का ज्ञान होगा। तो ऐसी स्थिति में जो कृषि से संबंधित उत्पाद होंगे उसमें कीमत विभेद नहीं पाया जाएगा, एक ही कीमत पे सारे प्रोडक्ट बिकेंगे। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, जैसा कि दोस्तों माल्थस और रॉबर्टसन ने कहा था। उन्होंने कहा था ना कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप श्रम लगाते जाएंगे, श्रम और पूंजी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका थोड़े समय तक तो उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद आपकी उत्पादकता में क्या आ जाएगी दोस्तों, कमी आ जाएगी, क्योंकि श्रम और पूंजी पे आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, लेकिन भूमि की जो एक क्षमता होती है, उत्पादक क्षमता होती है, वो एक लिमिटेड होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कृषि के क्षेत्र में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। अगला इनका मान्यता है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में सीमांत भूमि अर्थात लगान रहित भूमि पाई जाती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बनता है कि ये बताइए कि रिकार्डो साहब ने सीमांत भूमि किसे कहा, तो सीमांत भूमि से आशय ये है, रिकार्डो ने कहा कि सीमांत भूमि से आशय ऐसी भूमि से है जो लगान नहीं देती है। ठीक है, पहला हो गया सीमांत भूमि और दूसरा हो गया दोस्तों अधिसीमांत। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला रिकार्डो साहब ने सीमांत भूमि का, सीमांत भूमि ऐसी वो भूमि होती है जो उपजाऊ नहीं होती है, जो उर्वरक नहीं होती है और जो उत्पादन नहीं कर सकती हैं। और जब उत्पादन नहीं कर सकती हैं तो जाहिर सी बात है कि लगान प्राप्ति नहीं होगा। तो ऐसी भूमि को सीमांत भूमि उन्होंने कहा। तो सीमांत भूमि से आशय ऐसी भूमि से है जो उत्पादन नहीं करती है, जो उपजाऊ नहीं है, तो ये लगान भी नहीं देती है। और अधिसीमांत भूमि वो होती है जो उपजाऊ होती है, जो लगान देती है। ठीक है, तो अधिसीमांत
और सीमांत में दोस्तों अंतर समझ लीजिए कि सीमांत भूमि जो उपजाऊ नहीं होती है ये लगान नहीं देती है। अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उपजाऊ होती है और ये लगान देती है। दोनों प्रश्न बनते हैं। अगला दोस्तों मान्यता है कि भूमि पर खेती का कार्य भूमि की उपजाऊ शक्ति के क्रम के अनुसार किया जाता है। ठीक है, किसान अधिक उपजाऊ भूमि पर कम उपजाऊ भूमि की अपेक्षा पहले खेती करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनका ये कहना है कि भूमि की जो भूमि पर खेती होती है ये उपजाऊ क्षमता के आधार पे होती है। किसान ये देखता है पहले कि कौन सा भूमि ज्यादा उपजाऊ होता है। जो भूमि ज्यादा उपजाऊ होता है उस पर पहले कृषि होती है और जो भूमि कम उपजाऊ होता है उस पर बाद में कृषि होती है। ठीक है, अगला है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति मौलिक तथा अविनाशी है। मतलब भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है ना उसको आप विनाश नहीं कर सकते हैं। भूमि को लंबे समय तक आप उस पे उत्पादन कर सकते हैं, उसमें उसके उपजाऊपन में या उसके उर्वरकता में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि होने पर कृषि पदार्थों की मांग क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों की खाद्यान्नों की जरूरत पड़ेगी, तो किसी कृषि पदार्थों की मांग बढ़ेगी। अगला इनकी मान्यता है कि कृषि उपज की लागत श्रम की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, कृषि उपज की जो लागत होती है वो किस पे निर्भर करती है? श्रम की मात्रा पे निर्भर करती है। सब प्रकार के सभी प्रकार की, यहाँ सभी होना चाहिए, सभी प्रकार की भूमि के निश्चित क्षेत्रफल पर किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए श्रम की एक जैसी संख्या लगानी पड़ती है। अतः उत्पादन लागत एक जैसी होती है परंतु उत्पादन की मात्रा क्या होती है दोस्तों? अलग अलग होती है। तो छोटी सी बात है, यही बात तो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कृषि उपज की लागत श्रम की मात्रा पे निर्भर करती है। ठीक है, सभी प्रकार की भूमि के निश्चित क्षेत्रफल पर किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए श्रम की एक जैसी संख्या आपको क्या करनी पड़ती है? लगानी पड़ती है। अतः उत्पादन लागत एक जैसी होगी परंतु उत्पादन की मात्रा क्या हो जाएगी दोस्तों? अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, छोटी सी बात है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों लगान का निर्धारण रिकार्डो साहब कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिकार्डो के अनुसार लगान का निर्धारण दो प्रकार की परिस्थितियों में किया जाता है। पहली परिस्थिति है आप विस्तृत खेती करिए और दूसरी परिस्थिति है आप गहन खेती करिए। विस्तृत खेती से क्या अभिप्राय भैया? कि विस्तृत खेती उस खेती को कहते हैं जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक भूमि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रिकार्डो साहब के अनुसार विस्तृत खेती से अभिप्राय क्या है कि अगर जो आपको लगान बढ़ाना है, अगर जो आपको मूल्य प्राप्त करना है, आपका आय का एक भाग प्राप्त करना है, तो जहाँ पे आपने पहले 2 एकड़ की जमीन दी थी अब इसको बढ़ा दीजिए, इसको आप कर दीजिए 10 एकड़। तो ऐसी स्थिति में 2 एकड़ की अपेक्षा 10 एकड़ पे क्या होगा दोस्तों? अधिक उत्पादन होगा और अधिक उत्पादन होगा तो आपको अधिक लगान मिलेगा। ठीक है, छोटी सी बात है कि विस्तृत खेती उस खेती को कहते हैं जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक भूमि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। दूसरा है दोस्तों गहन खेती में लगान। ठीक है, अब गहन खेती की बात करेंगे दोस्तों, तो गहन खेती उस खेती को कहते हैं जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि के निश्चित क्षेत्रफल पर श्रम तथा पूंजी की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 एकड़ कोई भूमि है। ठीक है, 2 एकड़ का लैंड है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है? 2 एकड़ की भूमि है, तो इसी 2 एकड़ की भूमि को हम और बढ़ाएंगे नहीं, इस पे जो श्रम की मात्रा है और जो पूंजी की मात्रा है इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, ज्यादा लोगों से श्रम करवाएंगे और ज्यादा इस पे पूंजी लगाएंगे। पूंजी कैसे लगाएंगे? अच्छे प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, अच्छे बीज लगाएंगे, समय समय पे इसका देखरेख करेंगे। ठीक है, गहन खेती करने के फलस्वरूप श्रम तथा पूंजी की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से उपज के घटते प्रतिफल के नियमानुसार क्या होता है दोस्तों? वृद्धि होता है। अर्थात जैसे जैसे हम श्रम पूंजी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन एक निश्चित मात्रा में ही आपको श्रम और पूंजी लगाना होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि एक भूस्वामी उस समय तक भूमि पर पूंजी तथा श्रम की इकाइयां लगाता है जब तक कि उन इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपज की कीमत तथा उन पर लगाई जाने वाली सीमांत लागत बराबर ना हो जाए। ठीक है, सीमांत लागत और जो उपज की कीमत है ये जब तक बराबर ना हो जाए तब तक वो क्या करेगा? श्रम व पूंजी को बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही बराबर हो जाएगा वैसे श्रम और पूंजी को
बढ़ाना बंद कर देगा। यहीं पे दोस्तों उसको क्या होगा, अधिकतम लगान की प्राप्ति होगी। ठीक है, श्रम और पूंजी की जिस इकाई से मिलने वाला सीमांत उत्पादन तथा सीमांत लागत बराबर हो जाता है उसे ही सीमांत इकाई कहा जाता है। अब दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से एक बार नहीं 10-10 बार आपको बताया कि सीमांत लागत क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है। तो पिछली क्लासेस को आप क्या करिए, रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, तभी जाके सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब तो ये रिकार्डो साहब की बात रही। अब दोस्तों आधुनिक लगान के सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो रिकार्डो साहब का परंपरागत लगान का सिद्धांत है और आधुनिक लगान के सिद्धांत को अब हम लोग देखेंगे। तो आधुनिक लगान का आधुनिक सिद्धांत रिकार्डो के लगान सिद्धांत का एक विस्तृत तथा सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, तो रिकार्डो साहब का परंपरागत सिद्धांत है और आधुनिक सिद्धांत। रिकार्डो के ही सिद्धांत में कुछ और सुधार कर दिए गए हैं और कुछ और सारी चीजें जोड़ दी गई हैं। ठीक है, इस सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था, जेएस मिल ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता है कि होता है कि आधुनिक लगान के सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था, जेएस मिल ने किया था। इसका विकास किसने किया, जेवेंस ने किया, पेरेटो ने किया, मार्शल ने किया तथा जॉन रॉबिन्सन ने किया। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि आधुनिक लगान सिद्धांत जो है वो रिकार्डो के सिद्धांत का ही एक विस्तृत स्वरूप है। रिकार्डो ने जो लगान सिद्धांत दिया था उसी में बहुत सारी चीजों को और जोड़ दिया गया और थोड़ा उसे मॉडिफाई कर दिया गया। और लगान का आधुनिक सिद्धांत के सबसे पहले अगर जो व्याख्या किसने की थी बात करें तो जेएस मिल ने किया था, लेकिन इसका विकास जेवेंस, पेरेटो और मार्शल के साथ साथ रॉबिन्सन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से देखिएगा कि आर्थिक लगान एक आधिक्य है। लगान जो है वो क्या है, आधिक्य है, जो केवल भूमि के उपयोग के कारण ही प्राप्त नहीं होता है बल्कि श्रम, पूंजी आदि साधनों की आय का भी एक भाग हो सकता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिकार्डो ने क्या कहा था कि लगान जो होता है वो किसके कारण प्राप्त होता है, केवल और केवल भूमि के कारण प्राप्त होता है। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री आए उन्होंने भूमि को, श्रम को और पूंजी को भी लगान के प्राप्त होने का कारण बताया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है तो पूछता है कि होता है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान किसके कारण प्राप्त होता है, तो भूमि के कारण, श्रम के कारण और पूंजी के कारण। और रिकार्डो साहब केवल भूमि की बात करते हैं, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे कि इस सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आर्थिक लगान के व्यापक अर्थों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक लगान वह लगान है जो उत्पादन के किसी साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि को उसकी कुल पूर्ति कीमत से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो यही बात तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो इस सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आर्थिक लगान के व्यापक अर्थों का ज्ञान आवश्यक है और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक लगान वह आय है जो उत्पादन के किसी साधन जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया आदि को इसकी कुल पूर्ति कीमत से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। छोटी सी बात है, इसी बात की तो चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्ति कीमत से अभिप्राय, यहाँ पे देख लेंगे कि पूर्ति कीमत से अभिप्राय किसी साधन को अपने वर्तमान व्यवसाय में होने वाली न्यूनतम आय अर्थात हस्तांतरण आय से है। हस्तांतरण आय भी हमने आपको एप्लीकेशन पे बता दिया। हस्तांतरण आय वह न्यूनतम आय है जो उत्पादन के साधनों को दूसरे कार्यों में हस्तांतरण होने से क्या होता है, रोकता है। और जो लगान होता है दोस्तों, ये उत्पादन के साधन की वास्तविक आय तथा हस्तांतरण आय के अंतर के फलस्वरूप होने वाली बचत है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो लगान है वो उत्पादन के साधन की जो वास्तविक आय होती है तथा जो हस्तांतरण आय होती है, इसी के बीच के अंतर का क्या होता है, बचत होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देख भी लिया है। तो ठीक है, इस क्लास को हम लोग अब यहीं क्लोज करेंगे। आगे की जो भी चीजें हैं वो फिर हम लोग दोस्तों अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं कि अगर जो आप 7 बजे से हमारी क्लास नहीं प्रैक्टिस की कर रहे हैं तो प्रैक्टिस जरूर किया करिए भैया, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी ये सारे प्रश्न आपको वहां पे दिखेंगे कि अधिसीमांत भूमि, रिकार्डो साहब की क्या के साथ अधिसीमांत भूमि क्या होती है, सीमांत भूमि क्या होती है। और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, जब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखेंगे ना तो आपको सब कुछ क्या होगा दोस्तों, याद आने लगेगा।
और एक बार दोस्तों आप कनेक्ट करना शुरू कर दिए, इकोनॉमिक्स बच्चों वाली चीज है, इकोनॉमिक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इकोनॉमिक्स से इजी सब्जेक्ट अगर जो दोस्तों समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको याद कुछ नहीं करना है, समझना है। बस एक लाइन की बात समझ गए तो दोस्तों सारी इकोनॉमिक्स आपकी खत्म हो गई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आप क्लास को रिवाइज भी कर रहे होंगे, रिवाइज करते रहिए। जितना मेरे द्वारा दिया जा रहा है सारी चीज़ों को इत्मीनान से पढ़ते रहिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।